शास्त्र ईसा पूर्व 200 सदी पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र की रचना की, जिसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये उस समय की बात है। क्यों ये आवश्यक है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग कविता लिखते हैं। कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वह आगे बढ़कर के परंपरा में आई, उस पर हम बात करेंगे। तो कविता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। आप जब दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो आप उदासी के गाने सुनते हैं, है ना? उदासी के गाने सुनते हैं। आप जब खुश होते हैं, पार्टी करते हैं, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई, पार्टी के गीत सुनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी में आप लोग वाली सुनेंगे, ठुमरी सुनेंगे, चरखा सुनेंगे, चैती दादरा सुनेंगे, नहीं। सबका एक अपना अपना अलग मूड होता है, अलग समय होता है, उसी हिसाब से हम गीत कविता हम सुनते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर उसमें जो है, उसमें एक कारण बनाती है। कविता जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है, और छंद इसमें बहुत ही आवश्यक है। इसलिए छंद के एक नियम बनाए गए, छंद का एक नियम बनाया गया कि छंद जो है कविता में, छंद के नियम होने से क्या होगा कि छंद जो है, संगीत जो है, वह संगीत में गणित होता है, छंद में गणित के नियम काम करते हैं। इसीलिए गणित जो है हमें याद हो जाता है। गणित को कभी आप रटते हैं, केवल इक्वेशन और उसका फॉर्मूला रटते हैं और उस पर पूरा फॉर्मूला पे सारा सवाल हल कर देते हैं। इसलिए गणित को आपको कभी रात में जो है, जिस तरह से बाबर, अकबर, हुमायूं को आपको, कबीर दास को आपको रटना पड़ता है, इसको गणित को, मैथ को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो छंद जो है वो कविता में गणित लाता है, इसीलिए संगीत और गीत हमको याद हो जाते हैं। आज आप एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपको तुलसीदास की 4 पंक्ति, 10 पंक्ति, 8 पंक्ति, 5 पंक्ति याद है। लेकिन आप कल्पना करिए कि हमारे दादाजी, पिताजी, उनसे पहले के लोग जो पढ़े, स्कूल कभी गए नहीं, और उनको हमसे ज्यादा तुलसीदास की, रामचरितमानस की चौपाई, कबीरदास की कविताएं उनको याद है। क्यों याद है? क्योंकि यह छंद के नियमों पर आधारित। कैसे है वो आगे हम लोग आएंगे। तो इसलिए छंद में गणित होता है और कविता को आकार देता है। छंद के नियम, छंद के नियम आकार देता है। छंद जो है, छंद एक पैमाना तय करती है कि आपकी कविता किस तरह से होनी चाहिए, आपकी कविता किस श्रेणी में जाएगी, आपके छंद, आपके जो पद हैं वो किस श्रेणी में जाएंगे। छंद एक पैरामीटर तय करता था, वह दोहा है, सोठा है, गोला है, चौपाई है, किस श्रेणी में जाएगा वह छंद तय करता है। तो छंद जो है, ऐसा भी कहा गया है कि छंद जो है वह कविता को बचाता है। छंद धातु से रचना हुई। छंद मतलब, बांग्ला में जब आप बंगालियों से बात करेंगे तो बांग्ला में छंद को क्या कहते हैं मैम? छाद। छंद का कार्य क्या है? ছাদের কাজটা কি? ছাদের কাজ কি আছে? মানুষকে মানে রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা, রোদ থেকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা। छंद वही जो है कविता को बचाने का काम, जो है कविता को चिर स्मरणीय बनाने का काम करता है। कौन? छंद के नियम। सामान्य रूप से हम समझें, धान आप जानते हैं, कितने लोग धान जानते हैं? धान पैडी, जो ना धान होता है, उससे चावल निकल, उसके ऊपर एक कवर होता है। जब कवर लगा हुआ होता है तो क्या होता है? वो धान होता है। और जब कवर हट जाता है तो क्या हो जाता है? चावल। और मेघालय में चावल को खाओ बोलते हैं। खाओ। तो क्या हुआ कि वो जो चावल के ऊपर में जो हिस्सा है, जो कवर है, उसको जब निकाल देते हैं तो उसको कहते हैं भूसा। भूसा का कोई मोल नहीं होता है, नहीं है। लेकिन उस भूसा का मोल चावल के ऊपर लगे रहने से है। कैसे है कि अगर वह भूसा, अगर वह कवर चावल के ऊपर नहीं लगा रहेगा तब तक वह बीज नहीं बनेगा, चावल
को आप डालिए मिट्टी में उगेगा? नहीं उगेगा। लेकिन धान को मिट्टी में डालिए, धान उगता है। वही आवृत्त है, कविता को आवृत्त करके उसको ढक करके बचाने का काम करता था कौन? छंद। अब छंद में बहुत सारे नियम बनाए गए, पैरामीटर बनाए गए कि आपके चौपाई में जो है 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, सब मात्राएं विषम मात्राएं मिला करके उसमें 16-16, 11-13, 14 आपकी मात्राएं उसमें दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, छप्पे सब में होनी चाहिए। कहा गया कि बहुत कठिन है, लेकिन कठिन जो अभ्यास करते थे उनके लिए कठिन नहीं था, क्योंकि वह गिन करके कविता नहीं लिखते थे। कबीर दास जी कभी गिन करके 11-13, 13-11 है ना, वो करके कविता तुलसीदास जी नहीं लिखते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गिन रहे हैं, एक मात्रा, एक लघु गुरु, लघु गुरु नहीं लिखते। वो लिखते रहते थे और उनके पास स्वतः जो है वो चलता जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नियम थे, वो स्वतः चलता जाता। ठीक वैसे ही साइकिल कितने लोग चलाना जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं। तो साइकिल सीखने के लिए सबसे पहले आप जो है साइकिल पर आपको चढ़ा के धक्का दे दिया गया, है ना, चढ़ा के पहले पकड़ा गया, और जब जब आप कॉन्शियस होकर साइकिल चलाते थे तब तब आप गिरते थे, है ना, तब तब आप गिरते थे कॉन्शियस होकर। जब ज्यादा सचेत होकर साइकिल चलाए थे तो आप गिरते थे। किसी ने क्या किया, अचानक से ग्राउंड में आपको ले गए, बैठाया और धक्का मारा और सीधा आप चलते चले गए, पता लगा साइकिल चलाना आ गया। और जब साइकिल चलाना आ गया, माँ उठाए साइकिल और गाना गाते हुए, लहराते हुए एकदम निकल गए बनपुर के पास, रिवर साइड। तो आप जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे जो मानसिकता में, मानस पर वो अंकित हो जाता है और स्वतः स्फूर्त आगे धीरे धीरे चलता चला जाता है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि कविता याद कैसे होती है, आपको कविता सिलेबस की कविता आपको याद नहीं होगी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुज्ज्वला समप्रभा स्वतंत्रता पुकारती, या फिर राम की शक्ति पूजा का है अवानिशा उगलता गगन घने अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। नहीं याद होगी, लेकिन सैयारा तुमको याद है, याद है कविता बदल रही संगीत, क्योंकि आप जो है उसको अपने आप से ज्यादा एकाकार करते हैं। उस संगीत में गणित है, उसके म्यूजिक से लेकर के, है ना, उसके म्यूजिक से लेकर के उसके गीत तक उसमें गणित है। कोई संगीत सीखते होंगे तो उनको पता होगा कि वहां भी गणित है, वहां भी पैरामीटर है, इसलिए आपको उसके बोल याद हो जाते हैं, है ना, इसलिए आपको उसके बोल याद हो जाते हैं। कविता धीरे धीरे उसके बाद छंद के स्वरूप बदल गए, समाज परिवर्तित होता है, आप भी बदल जाते हैं। पिताजी के, दादाजी के पुराने फोटो देखिए, इतना चौड़ा मोहरी वाला पैंट मिलेगा, ऐसे हेयर स्टाइल मिलेगा, पुराने। तो समय बदल रहा है, कविता के मानक भी बदल रहे हैं, कविता में चीजें भी बदल रही हैं। आप इसलिए, लेकिन हमारा जो पहले जो नियम पर कविताएं लिखी जाती थी उसको भी जानना हमें जो है बहुत जरूरी होता है। और बहुत जरूरी इसलिए भी है कि हम अपने धरोहर को, अपनी संस्कृति को, अपनी पुरानी परंपरा को हम देखें कि पहले के लोग कैसे कविता रचना करते थे। क्योंकि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ही है आपको रचनात्मकता के बारे में आपको बताना, कैसे आप रचनात्मक लेखन करेंगे। कभी कोशिश करिए ना छंद पर लिखने के लिए। कविता में जो है रस होता है, और वो रस जो है कविता में, रस जो है कवि उसमें रस पैदा करता है कि कवि उसमें, और किसी भी कविता में, कोई भी कविता आप देखिए वहां पर आपको करुण रस होगा। मनुष्य के अंदर, कल मैं आपको बता रहा था कि दर्द पैदा करता है, किस लिए? लेखन के लिए। सिनेमा को हीरो पाकिस्तान दर्द पैदा करता है। हम कविता की उत्पत्ति कैसे होती है, कल उसी से हमने कल स्टार्ट किया था, और सर ने भी उसी से स्टार्ट किया था।
वियोगी होगा पहला कवि, आग से ऊंचा होगा गा, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता। तो कविता हमारे भाव के साथ निकलती है और उस भाव को कोई शब्दों के माध्यम से दोरजी सर जैसे लोग, अनूप जैसे लोग उस भाव को व्यक्त कर देते हैं शब्द के माध्यम से, शब्द के चुनाव के माध्यम से, और कोई नहीं कर पाते हैं, है ना, कोई नहीं कर पाते हैं। वो उसी भाव को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में सहायक है आपका यह हिंदी भाषी हिंदी नवलेखक से। आपको इस पूरे 8 दिनों में इस रचना प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और जो छंद की जब हम बात करते हैं तो छंद जो है कई चीजों से मिलकर, जैसे मात्रा, वर्ण, मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, गण आदि के मेल से जिस पद का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। मात्रा और वर्ण क्या है? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद आप पहले में पढ़े होंगे तो आपने मात्रिक छंद और वार्णिक छंद सुना होगा। मात्रा का छंद जो दोहा, चौथा, बोला, चौपाई, जिसमें मात्राएं गिनी जाती है ना, स्वर की मात्राएं, स्वर की मात्राएं जो जिस शब्द को बोलने में जितना समय लगता है, समय के आधार पर मात्रा निश्चित होती है कि उसमें बोलने में कितना समय लग रहा है। स्वर और व्यंजन में जब स्वर की मात्राएं लगती हैं तो वहां पर उसकी मात्रा गिनी जाती है। उसको एक को लघु और दो को गुरु, बड़े जैसे ओ, ए, इन सब की मात्राएं जो है वो गुरु। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, नहीं तो आपको बताता। उस मात्राओं को गिन करके मात्रा है और वर्ण है, मात्रा है और वर्ण है, गति है, पढ़ने में जो गति है। दोहा पढ़ते हैं ना, दोहा पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो विश्व्यापक नहीं लिपटे रह भुजंग, जो रही उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापक नहीं लिपटे रह भुजंग। बहुत सारे ऐसे हैं। इसमें पढ़ने में क्या है, एक लय, एक गति आ रही है और वो आती है। अगर उसमें एक भी मात्रा इधर से उधर गड़बड़ हुआ तो वो गति जो है उसमें, गति उसमें नहीं आएगी। इसलिए गति का होना बहुत ही आवश्यक है। यति, यति अभी क्या बताया आपने, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो उत्तम प्रकृति के बाद जब हम थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं, उसको विराम जो जहां पर हम लेते हैं 4 चरण में जहां विराम लेते हैं वो क्या है, यति है ना, यति है। फिर तुक, संगीत में, गीत में, कविता में तुक का होना वहां पर उस समय आवश्यक माना गया है। आज तुक की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जब आप सिनेमा के गीत सुनेंगे तो आपको वहां पर तुक मिलेगा। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, वार और शिकार, शिकार दोनों एक तरह के शब्द हैं। यही है तुक मिलाना, तुक मिलाना। उसी तरह के बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गीत हैं। कोई भी गीत आप बताइए, बताओ, कोई बताओ, कोई भी गीत बताओ जिसमें तुक ना हो, बोलिए, बोलिए। गीत नहीं सुनते सर? याद नहीं है। गाने नहीं सुनते? सुनते हैं सर। कौन गाना सुनते हैं? कोई भी गाना बताओ उसमें तुक होगा। रैप सॉन्ग आ रहा है, वो मुक्त छंद में है, वो मुक्त छंद में है। बताओ अंजलि, कोई गाना बताओ, गा के नहीं बताना, इसे लाइन में बताइए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तोड़ दे और छोड़ दे, छोड़ दे। और भी बताइए, आपको इंटरेक्टिव होना चाहिए ना, पीछे से, पीछे से बताइए। आप गाने में बोलो ना। अरे गाना सर राजेंद्र सर बताएंगे, बहुत अच्छे गीत गाते हैं सर। ये गा के बताएंगे बोले।
उसको गा के बता दीजिए। काको मैडम। हाँ कौन? गाना बताओ। तेरे मस्त मस्त तो नहीं है कि नहीं? यही तो कविता है, यही तो कविता है, यही कविता है। और कविता गीत हमें जो है एक, देखिए गीत का क्या महत्व है। आप जब सूफी साहित्य पढ़ेंगे, है ना, सूफी साहित्य जब पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि संगीत जो है वो ईश्वर से एकाकार करने का माध्यम है। संगीत जो है वो ईश्वर से एकाकार करने का माध्यम है। इसलिए जितने भी सूफी बाजार आपको दिखेंगे, सूफी जो आपको जगह जहां जाएंगे, आप औलिया चिश्ती के दरगाह चले जाइए, आप यहाँ पर और दिल्ली में आप चले जाइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार चले जाइए, वहां पर आप अजमेर में, या आप हाजी पीर के चले जाइए, आप मुंबई में चले जाइए, या वो एक सिनेमा आया था ना भाईजान बजरंगी भाईजान, तो उसमें एक गीत था, कौन सा गीत था? भर दे जोली। हाँ कौन गा रहा है? तो वो जो है वो अमीन शाह का दरगाह है, वो पाकिस्तान में है, वो वहां पर वो भर दे जोली तेरी मेरी या मोहब्बत, वो गीत वहां पर गाया गया। और ये कव्वाली के गीत हैं, कव्वाली के बोल हैं। आप कभी भी जब सूफी दरगाह पे आप जाएंगे तो वहां कव्वाली की मजलिसें दिनों रात चलती रहती हैं, और उनका मानना यह है कि संगीत के माध्यम से हम जो है ईश्वर से एकाकार करते हैं। ऐसा होता है कभी ना कि जब हम कोई गीत ऐसा सुनते हैं तो हम जो है खो जाते हैं, उस गीत के बोल में खो जाते हैं, है ना। उस गीत के जो बोल होते हैं उस गीत के माध्यम से हम उसमें खो जाते हैं। कुछ ऐसे दर्द भरे नगमे जब हम सुनते हैं तो हमें किसी की याद आने लगती है ना, याद आने लगती है, तो हम वहां पर उसमें खो जाते हैं। सर, अकबर के दरबार में तानसेन ने संगीत की मतलब ताकत से क्या दिए लगाए थे, ये सच है? अब ये देखिए अपन इस पर जो है ऐतिहासिक बातें हैं। अब ये संगीत की ताकत से, संगीत की ताकत। हाँ, संगीत की ताकत से। ऐसा भी कहा जाता है कि हिरण जो है माला उठा करके उनके गले में पहना देते थे। तो ये अब की बात हो गई कि हम उस विवादास्पद बात पर नहीं जाएंगे। जो हम सुनते हैं हम उसको, आप मानना है मानिए, नहीं मानना है नवीकरण कार्यशाला के लिए नवीकरण करिए, और आप नवलेखन शिविर करिए, तो आप आपके ऊपर है कि हम माने या ना माने। लेकिन संगीत की जो ताकत है, आज भी ऐसे ऐसे संगीत है, ऐसे शास्त्रीय संगीत हैं जो हम उसमें सुनते ही हम पूरा खो जाते हैं, अपने आप को हम भुला देते हैं, हम अपने आप को भुला देते हैं उसमें। हम कहीं बस में जाते हैं तो अब तो पहले वो आता था एक लंबा तार वाला, है ना, तार में लगा रहता था हेडफोन, उसके बजट को छुड़ाने के लिए जब भी आप उसको जितना अच्छा से मोड़ करके रखिए, जब आप लगाने जाइए तो आपको उलझा हुआ मिलेगा। अब वो समस्या खत्म हो गई। अब बस केवल एक छोटा सा है, लगाइए कान में और बस में ट्रेन में आप बैठ जाइए, और हम आसपास के किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम गीत गजल गाना हम सुनते रहते हैं। सबकी चॉइस सबके जो है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकते हैं। तो संगीत जो है हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने लिखा, श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम, श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्य वेतत भविष्य। विश्रांति, विश्राम के लिए, आनंद के लिए हम जो है नाटक हम सुनते थे, देखते थे। नाट्य शास्त्र में उन्होंने लिखा है, तो उसको हम संगीत पर भी ले आते हैं। संगीत भी आज जो है हम मनोरंजन के लिए हम सुनते हैं। कई लोग संगीत टिकट कॉन्सर्ट कई तरह के होते हैं। अभी कौन चल रहा है? दिलजीत दोसांझ,
दलजीत दोसांझ, हाँ? करण औजला। तो वो कॉन्सर्ट है, लोग देखिए कितने कितने बेचैन हैं और कितना अपने आप को खो दे रहे हैं। दलजीत दोसांझ का आपने देखा वो कौन रो रही थी लड़की? कौन गाना था अचल? कौन गाना था? हाँ, वो रो रही है, अपने आप को इतना एकाकार कर लिया है, उसने साधारणीकरण कर लिया है। आप देखिए इसी टॉपिक में आप कई सारी चीजों के लिए साधारणीकरण करना है, अपने आप को हम उससे साधारणीकरण कर लेते हैं। सिनेमा स्टार्ट हो रहा है, और हम जो है किसके साथ होते हैं? हमारा जो मोरल सपोर्ट किसके साथ होता है? हीरो के साथ। हीरो की माँ को अगर या उसकी बहन को गुंडा किडनैप कर लेता है तो हमें खून खौल जाता है। कई लोग तो बोलने भी लगते हैं माँ अच्छा मारो, बहुत बदमाश है। मेरे पिताजी जब पहले वो था केबल नेटवर्क आता था, तो उस केबल नेटवर्क में अमरीश पुरी का नाम आप जानते ही हैं। अमरीश पुरी तो हमेशा खलनायक की भूमिका में रहते थे। तो एक सिनेमा खत्म हुआ और दोबारा जो है सेट मैक्स पर चालू हो गया और सूर्यवंशम। पहले सूर्यवंशम वाला नहीं था, वो बाद में सूर्यवंशम का सिस्टम आया। तो अगर दोबारा दूसरा सिनेमा स्टार्ट हुआ और उसमें भी गुंडा कौन है? अभी अमरीश पुरी को मारा है, खत्म कर दिया, मार के वहां पर खत्म कर दिया। अब जो है मोगेम्बो फिर से दूसरे में जिंदा हो गया, दूसरे सिनेमा में है, वो दूसरे रोल में है। तो कहते थे कि बदमाशवा फिर आ गया कि मरता ही नहीं है, ये मरता ही नहीं है। मनुष्य जो है साधारणीकरण करता है, उससे हम एकाकार करने लगते हैं। हीरो के साथ बुरा हो रहा है मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है। वहां हीरो नहीं है, वहां पर कौन है? वहां अपने आप को पाता है। उसमें दो होते हैं, एक सहृदय होते हैं व्यक्ति देखने वाला और एक क्रूर हृदय होता है। जब गुंडा जब चाकू मारता है पेट में तो कहता है, जो क्रूर हृदय वाला है वो कहता है वाह क्या मारा है चाकू। और जो हीरो के साथ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि बहुत उसको तकलीफ होती है, साधारणीकरण होता है। मैंने टीवी सीरियल पे काम किया है, हमारा काम जो है वो शोध का टीवी सीरियल पर है। तो उस पर देखिए टीवी सीरियल में भी इसी तरह से आप जो है देखेंगे, विषयांतर हो रहा, मैं आता हूँ फिर से विषय पर, लेकिन थोड़ा सा आपको साधारणीकरण ये बताओ कि कैसे साधारणीकरण आया। बहुत समय पहले जब 82 के आसपास, रामायण 82-83 के आसपास जब रामायण चालू हुआ टीवी पर, दूरदर्शन पर, तो गांव में एक ही टीवी हुआ करती थी, मोहल्ले में एक ही टीवी हुआ करता था, एक दो टीवी होता था। मैं तो बहुत छोटा हूँ सर और मैम, और सर बहुत वरिष्ठ हैं हम लोगों के सामने, माया मैम है, आप लोग बड़े अच्छे से बताएंगे कि रामायण जब चलता था तो पूरा गली मोहल्ला सुनसान हो जाता था और लोग चप्पल खोल के टीवी देखने बैठते थे। और टीवी पर पहले फूल माला और पैसा अगरबत्ती चढ़ाते थे, है ना, तब रामायण देखते थे। लेकिन रामायण की तो एक सीमा है, साल, 1.5 साल, 2 साल रामायण चला, 84। अब रामायण जो है खत्म हो गया, उसकी तो सीमा है, उसकी सीमा है। अब जो है वो धरती में अंदर सीता गई और फिर कहानी वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया। और उसके बाद फिर जो है, लेकिन लोगों को चस्का लग गया था किसका? माइथोलॉजी देखने का, दर्शकों को। अब बी.आर. चोपड़ा ने उस माइथोलॉजी के जो चस्का था उसको उन्होंने बनाया महाभारत बनाया उन्होंने। और महाभारत में तो महाभारत बनाया। महाभारत की भी एक सीमा थी, वो भी 2-4 साल में खत्म हो गया, 2 साल 2.5 साल में वो भी खत्म हो गया महाभारत। अब लोगों के अंदर में जो है फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर एक नया मुकेश खन्ना का शो चालू हुआ, कौन? आप शायद आपको नहीं मिला होगा, शक्तिमान, जो एक वर्ग को केवल प्रभावित किया, किसको? बच्चों के लिए बनाया गया धारावाहिक शक्तिमान। तो धारावाहिक बनाया गया उसमें। अब उसमें जो है, अब उनको लगा, टीवी वालों को लगा कि इससे हम केवल जो है एक ही वर्ग को पकड़ रहे हैं। बच्चे स्कूल बंक कर देते थे,
प्रोग्राम देखने के लिए शनिवार को। तो फिर बाद में जो है उस पैटर्न को चेंज किया और एक टीवी सीरियल स्टार एसएल ग्रुप ने एक टीवी सीरियल निकाला स्टार प्लस। एकता कपूर का जन्म हुआ, एकता कपूर आई और एकता कपूर ने कसौटी जिंदगी की कहानी घर घर की, और अभी जो मंत्री है हमारी मंत्री थी फिर से वो आ गई है, सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। वो मंत्री थी, वो जो है वो क्या नाम था उनका? तुलसी। इसमें जाने सीरियल में तुलसी, तुलसी, हाँ तुलसी का पति का नाम था मिहिर। अब 8:30 बजे आता था ना वो सीरियल, 8:30 बजे के बाद किसी भी हस्बैंड को या किसी भी बच्चे को खाना नहीं मिलेगा। खाना है तो पहले खाओ, 8:30 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा। क्यों? कहानी घर घर की, सास भी कभी बाप भी कभी बेटा था। तो लोगों ने इतना उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया, साधारणीकरण किया। उसका उदाहरण मैं बताता हूँ। तुलसी का पति मिहिर कार एक्सीडेंट में मर गया, कार एक्सीडेंट में मर जाता है। तो वो जब मर गया तो सामने पर्दे पर दूसरे दिन जो है तुलसी सादा साड़ी पहनकर आती है और पूरे भारत की महिलाओं को लगता है कि उनका भी गया। अब इतना तकलीफ और दुख होता है महिलाओं को और दर्शकों को कि एकता कपूर को और स्टार प्लस में मैम ये रिकॉर्डेड है और मैं खुद मुंबई में उनके सेट पर वहां देख कर आया हूं कि उनके पास इतने चिट्ठी आई एकता कपूर के पास, उस प्रोडक्शन हाउस के पास, कि उनको दोबारा तीसरे एपिसोड में दोबारा मिहिर को जिंदा करना पड़ा। दोबारा मिहिर जिंदा हुआ, मिहिर जिंदा हुआ और जिंदा होने के बाद फिर से चल पड़ा टीवी सीरियल। अब देखा गया कि भाई टीवी सीरियल में परिवार महिलाएं लड़ रही है, सुबह उठ भी रही हैं तो ऐसे ही तैयार होकर के एकदम बनारसी साड़ी में ही ऐसे तैयार होकर सुबह सो के भी उठ रही है। तो सीरियल करता है ना, देखना। अब उसको ठेल दिया है हल्का सा तो पर्दा अपने पकड़ के लपटा करके उठ आपको इतना बांध दिया, आपको सीरियल में बांध दिया गया, आपको आपके मानसिकता को इतना वो कर लिया गया, आपको बांध दिया गया कि आप उससे हट नहीं सकते हैं। ऐसा कहानी अब कल जो है, कल वहां पर कोई आ रहा है, कल बहुत तांडव होगा। अब वो दरवाजा खटखटाया है, बेल मार रहा है और दरवाजा जैसे ही खोला चिव 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 करके कल देखिए, कल आइए फिर से 8:30 आपको क्यूरियोसिटी पैदा करना उनके मन में, कल क्या होगा। एक बात अगर बोल दिया कि रसोड़े में कौन था तो अब उसको जो है चारों लोगों को दिखाना है कैमरा में, फोकस करना है। ये जो है फुटेज दिखाना है उसको, ये दर्शकों को, श्रोताओं को